वेरी वेरी वेलकम टू ऑल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन। जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चला था वो 3 चरणों में चला था। तो उन्हीं में से पहला चरण है 1885 से 1905 के बीच, जिसे उदारवादी चरण कहते हैं। तो आज हम लोग उदारवादी या नरमपंथी चरण भी इसको कहा जाता है, इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो जाती है, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो वास्तविक शुरुआत है वो 1885 से मानी जाती है। और इस दौर में कांग्रेस पर जिन लोगों का प्रभाव रहा उसे उदारवादी या नरमपंथी कहा जाता है। और नरमपंथियों का काल कब से कब तक है? 1885 से 1905। पहला आपसे प्रश्न यहाँ भी बन सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर नरमपंथियों का प्रभाव कब तक रहा? 1885 से 1905। इसके जगह नरमपंथी की जगह उदारवादी भी यूज कर सकते हैं। हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ते हैं कि इनकी अंग्रेजों से क्या मांगे थी और इनका जो इनका डिमांड था वो कितना प्राप्त करने में सफल रहे, और इनकी जो कार्य करने की शैली थी वो किस प्रकार की थी। एक एक करके हम लोग एक एक चीज को देखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1885 से 1905 तक उदारवादियों का वर्चस्व रहा। उदारवादियों का वर्चस्व कब से कब तक है? 1885 से 1905 तक। शुरुआत में इस संगठन का प्रभाव सिर्फ शहरी शिक्षित भारतीयों तक ही था। यानी कांग्रेस का जो पहले प्रभाव था कहाँ तक था? शिक्षित। और कहाँ के शिक्षित? शहरी शिक्षित भारतीयों तक ही सीमित था। और यानी जो ग्रामीण वर्ग थे, ग्रामीण वर्ग इन कांग्रेस के जो आंदोलन चल रहे थे इससे काफी दूर थे, वो उनसे जुड़ नहीं पाए थे। कांग्रेसी नेताओं को उदारवादी अथवा नरमपंथी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसका लक्ष्य, उसको उदारवादी और नरमपंथी क्यों कहते थे? क्योंकि इनका जो लक्ष्य था और इनका जो कार्य करने का शैली था वो प्रेयर पिटिशन पर था। ये प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे, पिटिशन देते थे, आवेदन देते थे, यानी उसको कह सकते हैं अनुनय विनय करते थे, प्रतिवेदन देते थे, भाषण देते थे लेखों के माध्यम से। और लेखों की जो भाषा होती थी बहुत ही हीन से हीन भावना में लिखते थे, और लग रहा था कि ब्रिटिश बहुत बड़ा है और ये लोग हीन से हीन मांगों के भाषा से अपनी मांगों को रखते थे उनके समक्ष, ताकि उसकी मांगों को किसी तरह स्वीकार कर ले। और अभी जैसे बाद में हम लोग देखेंगे कि जब गांधी जी या तिलक आते हैं तो वो एक आंदोलन करते हैं और पूरा प्रेशर बनाते हैं और बराबरी के साथ बात करना चाहती है ब्रिटिश हुकूमत से। लेकिन ये लोग बराबरी के साथ नहीं, बिल्कुल निचले से निचले स्तर के भाषाओं का प्रयोग करके अनुनय विनय प्रार्थना के माध्यम से अपने मांगों को मंगवाने का प्रयास करती थी। ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता, यानी ब्रिटिश सरकार न्याय करेगी इस पर इसे पूरा विश्वास था, यानी इसे ब्रिटिश सरकार पर विश्वास था। ब्रिटिश सरकार के शोषणकारी चरित्र से ये लोग अपरिचित थे आरंभ में। इस काल में कांग्रेस पर मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों जो मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग थे, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन आते थे इसको हम लोग देखते हैं। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग में वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार शामिल थे। और जो नरमपंथी थे, अधिकतर नरमपंथी इसी वर्ग से थे। कोई वकील थे, कोई प्रोफेसर थे, कोई लेखक थे, कोई पत्रकार थे, सब इन्हीं वर्गों से आते थे। ये बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग थे। इस समय कांग्रेस भारत की आम जनता, जिसमें किसान और मजदूर तथा महिलाएं शामिल थी, की आवाज नहीं बन पाई। यानी कांग्रेस का जो आंदोलन चला 1885 से 1905 के बीच, इसमें किसान, मजदूर, महिलाएं जो कि किसी भी आंदोलन की रीढ़ होते हैं वो शामिल नहीं थी। ये शहर के मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग से ही सीमित था। नरमपंथी या उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं में कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय और व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे कि WC बनर्जी कहा जाता है। आप यहाँ पे इन लोगों का नाम को बिल्कुल याद रखें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए हैं, निम्नलिखित में से कौन से नरमपंथी नेता थे, आपको ऐसा पूछा जाएगा। तो ये गिने चुने 5-6 नाम है, इसको आप लोग याद कर लें कि प्रमुख उदारवादी नेता। तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, WC बनर्जी। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा जब हम लोग आगे पढ़े गर्मपंथी नेता, तो वहां आपको गर्मपंथी कुछ नेताओं का नाम याद रखना है
और यहाँ पे कुछ नरमपंथी नेताओं का नाम याद रख लेना है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। आगे बढ़ते अब इनकी कार्यशैली को देखते हैं, इनका जो कार्य करने का तरीका था क्या था। जैसे पहले भी कहा कि बिल्कुल अनुनय विनय प्रार्थना के माध्यम से अपने कार्य को करते थे। ब्रिटिश सरकार से सामने सामने टक्कर वाली बात यहाँ पे नहीं थी, बस विनती करती थी। कार्य प्रणाली उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे। उदारवादी कांग्रेस का क्या करते थे, उदारवादी कांग्रेस का अधिवेशन बुलाकर प्रस्ताव पारित करते थे। इन प्रस्तावों से जनता को परिचित करवाने हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता था। क्या करते थे, इनका जो पहला काम था, ये अधिवेशन बुलाते थे। अपने संगठन यानी कांग्रेस का अधिवेशन बुलाते थे और वो अधिवेशन में उपस्थित लोगों के बीच प्रस्ताव पारित करते थे कि हमें सरकार से ये डिमांड करना है। और जब अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हो जाता था, उस प्रस्ताव का प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाया जाता था, ताकि देश की जनता को भी पता चले कि ये संगठन क्या क्या काम कर रही है और किस प्रकार अपने मांगों को रख रही है। पहला अधिवेशन बुलाते थे और फिर उसका जो न्यूज बनता था उसे समाचार पत्र में प्रकाशित कर देते थे, क्योंकि ये लोग अधिकतर जो भी उस समय कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे, नरमपंथी लोग थे, अधिकांशतः ये लोग खुद ही एक कह सकते हैं कि लेखक थे और ये लोग खुद ही समाचार पत्र निकालते थे अपने, तो उसी में ये प्रकाशित कर देते थे। उदारवादी अत्यंत नम्रतापूर्वक एक बिल्कुल एकदम विनम्र से विनम्र भाषा में प्रार्थना पत्र विनती करते थे के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगों में से परिचित करवाते थे। यानी ये जो अधिवेशन बुला के प्रस्ताव पारित करते थे, उनकी भाषा बहुत ही विनम्र से विनम्र होती थी, बिल्कुल झुका हुआ, उनके सामने कह सकते हैं नतमस्तक लग रहा था कि नहीं, वो बस आपसे विनती कर रहा है, किसी तरह इनकी मांग को स्वीकार कर ले। हीन से हीन शब्दों का यूज करते थे और ब्रिटिश जो सम्राट है, ब्रिटिश सरकार है, उनको बहुत ही महानता का दर्जा देकर इस तरह की भाषाओं का उपयोग करते थे, ताकि इनकी इस चाटुकारिता से खुश होकर ब्रिटिश सरकार बातों को इनकी मांग ले। इस प्रकार की नीति इनकी होती थी। उदारवादी नेताओं ने अपनी मांग पूरा करवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में कहाँ पे याद रखिएगा, ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। आपसे पूछा जाएगा भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ पर की गई थी, ब्रिटेन में, किनके द्वारा की गई थी, तो उदारवादियों के द्वारा। अगर किसी का नाम पूछा जाएगा तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और कब, 1887 में। अपनी मांगों को जब यहाँ पर जो उनकी सरकार थी नहीं सुनती थी, तो ये वहाँ पर जो इनका इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भारतीय सुधार समिति थी ब्रिटेन में, वहाँ पर अपनी मांगों को देती थी और ब्रिटिश सरकार को अवगत कराने का प्रयास करती थी, जो कि ब्रिटेन में स्थित थी। उदारवादियों के मांग पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना उदारवादी नेताओं की मांग का एक परिणाम था। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित होता है और यह किसके मांग पर, उदारवादियों के डिमांड पर। यानी उदारवादियों की यह एक सफलता कही जाएगी। इनके प्रेशर से यह एक्ट पारित होता है और इस एक्ट के फलस्वरूप भारतीयों को राजनीतिक अधिकार के क्षेत्र में थोड़ा सा अधिकार मिलता है, उनका राजनीतिक अधिकार थोड़ा विस्तृत होता है। इसमें क्या हो गया कि अब भारत में ब्रिटिश सरकार बहुत सारे व्यय कर रही थी और अपने लिए, और इसके कारण भारत में गरीबी फैल रही थी। तो इन नेताओं को थोड़ा ये पता चल ही रहा था कि अगर भारतीय जो ब्रिटिश सरकार है वो अपने फिजूल खर्ची को कम करे तो इस पर ध्यान, जो बाद बाकी जो पैसे बचेंगे उस पर कल्याणकारी कार्य हो सकते हैं भारतीयों के लिए। यानी ब्रिटिश सरकार जो भारत में है उसको व्यय को कम करना चाहिए। इसीलिए इसका एक डिमांड को देखते हुए इनको शांत करने के लिए उदारवादियों की मांग पर ही सरकार ने क्या किया, एक आयोग बनाया जिसको कहते हैं वेल्बी आयोग। वेल्बी आयोग क्या करने के लिए, भारतीय व्यय पर समीक्षा के लिए, कि भारत पर जो ब्रिटिश सरकार व्यय कर, मतलब सेना पे, अपने अधिकारियों पे, ये सब एक्सेस खर्च था, इनको कम करने के लिए, इनका समीक्षा करने के लिए एक आयोग बनाया जिसका नाम क्या था, वेल्बी आयोग। आपसे पूछा जाएगा वेल्बी आयोग का संबंध किससे था, तो भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए। आपसे पूछा जाएगा कौन सा परिषद अधिनियम उदारवादियों की मांग के आधार पर किया गया, तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अब देखते हैं
राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, ये जो उदारवादी चरण था, में कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष था। धर्मनिरपेक्ष कैसे था, इसे हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1886 में। ये किस धर्म के थे, ये पारसी। इसी प्रकार बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में अध्यक्ष बने, और ये किससे थे, मुस्लिम से। इसी प्रकार जॉर्ज यूले 1888 में अध्यक्ष बने, और ये क्या थे, ईसाई। यानी हम देखते हैं अलग अलग धार्मिक समुदायों के लोग कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे थे। यानी कांग्रेस ने पहला जो स्वरूप था कांग्रेस का, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के साथ इन्होंने काम किया। इसी प्रकार कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लंदन में 1889 में, याद रखिएगा 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनाई गई, जिसके सचिव विलियम डिग्बी थे। सचिव कौन थे, विलियम डिग्बी। इस संस्था ने लंदन में भारतीय मसलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। और एक संगठन भारत से बाहर लंदन में बनाया गया, जिसका नाम क्या था, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1889 में, लंदन में। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के सचिव कौन बने, विलियम डिग्बी। और ये क्या करती थी, वहाँ पे जो अंग्रेजी सरकार थी उसे भारतीय मामलों से अवगत कराती थी कि भारत में किस प्रकार का शासन चल रहा है, और अपनी मांगों को प्रचारित करने के लिए, अपनी बातों को प्रसारित करने के लिए एक पत्रिका निकालती थी, इंडिया, जिसका नाम था इंडिया। आपसे पूछा जाएगा इंडिया पत्रिका कौन प्रकाशित करता था, तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, जो कि लंदन में थी, वो प्रकाशित करती थी। इसके अलावे, ये तो वहाँ संगठन था ही, इसके अलावे कांग्रेस के द्वारा समय समय पर अपना शिष्टमंडल बनाकर, जैसे 10 लोगों का शिष्टमंडल बना दिया और उदारवादी नेताओं का, और उसे इंग्लैंड भेजती थी अपनी मांगों को स्पेशल रखने के लिए। और उन्हें लगता था कि भारत में जो अंग्रेज हैं वो भले ही उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, वो भले शोषण कर रहे हों, लेकिन जो ब्रिटेन में सरकार है वो बहुत अच्छी सरकार है, वो हमारी मांगों पर जरूर विचार करेगी। इसी विश्वास के साथ वो अधिकतर वहाँ से कनेक्ट होने का प्रयास करते थे इंग्लैंड से। इसीलिए अलग अलग संगठन भी बनाए उन्होंने ब्रिटेन में। इसके अलावे समय समय पर वो शिष्टमंडल भी भेजते थे इंग्लैंड। आंदोलन का जो प्रथम चरण था, यानी उदारवादी चरण था, जो हमारे नेताजी थे, जिसको कहते हैं दादा भाई नौरोजी द्वारा धन का निष्कासन सिद्धांत, इसके अलावे रनाडे ने आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व, और रमेश चंद्र दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास जैसे पुस्तकों को लिखा, और इसीलिए इसको आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। यानी धीरे धीरे जब इन्हें समझ में आने लगा कि अंग्रेजों की असली नीति क्या है, तो इन्होंने क्या किया, अब अपनी बातों को रखने के लिए अब अलग अलग पुस्तकें लिखना प्रारंभ कर दिया, अलग अलग लेख लिखना प्रारंभ कर दिया। और भारत की जो आर्थिक नीति थी, अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति थी भारत को शोषण करने के लिए, उसे दुनिया के सामने, भारत की जनता के सामने रखने का प्रयास किया। इसमें जो सबसे पहला प्रयास किया दादा भाई नौरोजी ने, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि भारत से धन का किस प्रकार इंग्लैंड को जाके निकासी हो रहा है, माने भारत से धन का किस प्रकार बहिर्गमन हो रहा है, भारत से धन कैसे बाहर जा रहा है, एक कैसा निकास ड्रेन बना हुआ है, इसको इन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाने का काम किया है नौरोजी जी ने। दादा भाई नौरोजी से ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने उसमें धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है। कौन सी पुस्तक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी प्रकार रनाडे ने भारत का औद्योगिक विकास क्यों जरूरी है और इसका क्या महत्व, इसको समझाने के लिए अपने पुस्तकों में इन सब चीज़ों को लिखा। इसी प्रकार रमेश चंद्र दत्त यानी आरसी दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा। और एक प्रकार से इन्होंने जिस प्रकार आर्थिक नीति को एक्सपोज किया, ब्रिटिश आर्थिक नीति को, और लोगों को जागृत करने का काम किया, लोगों को ब्रिटिश सरकार की जो वास्तविक स्थिति थी, अंग्रेजों की वास्तविक नीति थी, उससे दुनिया को अवगत कराया। इसीलिए इस युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है? तो उदारवादी युग 1885 से 1905। अब देखते हैं इनकी मांगें क्या होती थी, ये आखिर मांग क्या करते थे? क्या भारत को आज़ाद करना चाहते थे? बिल्कुल नहीं, ये उतना नहीं सोचते थे। इन्हें ब्रिटिश सरकार के न्यायप्रियता में विश्वास था, वो उनके अस्तित्व को बनाए रखना चाहती थी, नहीं चाहते थे ब्रिटिश सरकार जाए। बस इसकी मांगें थोड़ी थोड़ी थी कि इसी में कुछ सहूलियत मिल जाए। अब देखते हैं इनकी प्रमुख मांगें क्या थी। तो पहला मांग जो था, प्रशासनिक और राजनीतिक मांगों में सिविल सेवा के भारतीयकरण और विधानसभाओं का विस्तार, चुने हुए सदस्यों की सहभागिता की मांग थी। क्या मांग था? जो सिविल सर्वेंट थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, सिविल सेवक थे, उसमें भारतीयों की भी नियुक्ति हो। पहला मांग ये था, क्योंकि उस समय भारतीयों को बहुत छोटे छोटे पद दिए जाते थे, एकदम छोटे से छोटे पद तक ही भारतीयों को सीमित कर दिया गया था। तो इनका पहला मांग था, जो बड़ा पद होता है सिविल सर्वेंट, सिविल सेवा के अधिकारी में भी भारतीयों का नियुक्ति हो, उसका भारतीयकरण हो। पहला, विधानसभा जो था उसका विस्तार हो, सदस्यों की संख्या बढ़े और उनके जो बढ़े हुए सदस्य उसमें चुने हुए लोगों की, जिसे कि लोग चुन कर भेजे, भारतीयों के द्वारा चुने हुए लोगों की भी संख्या बढ़े। दूसरा था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करें, यानी एक ही संस्था के पास न्यायिक अधिकार और कार्यकारी अधिकार दोनों नहीं रहे। इससे होगा क्या? वो तनाशा हो जाता है। इस दोनों को पृथक करें, अलग करें। दूसरा मांग था, राज्य कल्याणकारी कार्य को करें, यानी अंग्रेज कल्याणकारी कार्य भी करें। कल्याणकारी कार्य में क्या करना चाहिए? प्राथमिक शिक्षा के प्रसार, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना है। तकनीकी और उच्च शिक्षा की भी सुविधाएं बढ़ाई जाए, सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो और कृषि बैंकों की स्थापना। किसानों को कृषि बैंक से लोन मिल जाए, किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल जाए। इसके अलावा तकनीकी और उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़े, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार हो, ये सारे उसकी मांगे हुआ करती थी। इसके अलावा इसका जो मांग था राजनीतिक क्षेत्र में, जिस प्रकार ब्रिटिश उपनिवेश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा को स्वशासन मिला हुआ था, स्वशासन मिला हुआ था, उन्हीं उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्वशासन का दावा पेश किया। यानी ब्रिटिश, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर, ब्रिटिश साम्राज्य से अलग नहीं, यानी यहाँ ब्रिटेन का शासन बना रहे, लेकिन क्या मिले? स्वशासन मिले, डोमिनियन स्टेटस मिले, जिस प्रकार कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे ब्रिटिश उपनिवेशों को मिला था। यानी ये आज़ादी नहीं चाहते थे, बस स्वशासन चाहते थे, स्वायत्तता चाहते थे, कुछ मामलों में भारतीयकरण चाहते थे। यानी ये लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की मांग करते थे, यानी लोगों को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता मिले। कहाँ पर? ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही ब्रिटिश शासन रहे, उससे इसे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब बहुत सारे क्या होता है कि उदारवादी जो मांग रखते थे, तो इनमें पब्लिक प्रेशर था नहीं, तो इनके मांगों को, अधिकतर मांगों को अस्वीकार कर दिया जाता था। इसीलिए बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि उदारवादियों की जो उपलब्धि है वो जीरो रही है, लेकिन नहीं, उनकी उपलब्धि रही है। लेकिन इसीलिए हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, उसका समीक्षा करेंगे। उदारवादी या नरमपंथियों का जो समय रहा, क्या उनका समय उपलब्धियों का रहा या उपलब्धियों का नहीं रहा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे अगले पॉइंट्स में। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उदारवाद युग का कोई विशेष महत्व नहीं है। इन्होंने कहा, बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं इन लोगों का कोई महत्व नहीं है, राष्ट्रीय आंदोलन में इसका कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि इनका अधिकतर मांगों को अस्वीकार कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने। इस काल में यानी उदारवादी लोग आम जनता की संस्था नहीं बन पाई और उसका प्रभाव भी सीमित था। पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये लोग आम जनता से जुड़े हुए नहीं थे, ये लोग शिक्षित मध्यम वर्ग थे, शहरी वर्ग थे, और इन्होंने आम जनता जैसे मजदूर, किसान, महिलाओं को कभी भी अपने आप में शामिल नहीं किया, इसलिए इसका प्रभाव सीमित क्षेत्र में हुआ, बहुत ही फिक्स्ड एरिया में इनका विस्तार हो पाया। इसके अलावा किसका कि जो इन्होंने डिमांड भी किया वो भी सरकार नहीं मानती थी, इसलिए इसका विशेष महत्व नहीं है, ऐसा माना जाता है। उदारवादी नेता खुद ही कंफ्यूज थे, उदारवादी नेता खुद कंफ्यूज ये थे
क्योंकि उनके अंदर दो तरह की विरोधी भावनाएं थी, दो विरोधी भावनाएं थी। पहला कि प्रथम था देशभक्ति और दूसरा था राजभक्ति, यानी वो भारत का भलाई चाहते थे, भारतीयों का हित चाहते थे, ये उसकी देशभक्ति थी। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार भी यहाँ पर बनी रही, ये भी चाहते थे, यानी ब्रिटिश यानी अंग्रेजी सरकार के प्रति उनकी राजभक्ति भी थी, और दोनों साथ में नहीं हो सकता था। क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्रिटिश सरकार का जो चरित्र था वो तो उपनिवेश बनाया था भारत को, तो भारत में शोषण करना चाहती थी और वो ब्रिटेन के हित के अनुसार अपना कार्यों को करती थी। यानी जब तक ब्रिटिश सरकार रहेगी यहाँ पर तब तक भारतीयों का कल्याण हो नहीं सकता है, और भारतीयों का कल्याण जब तक नहीं हो सकता है तभी हो सकता है जब वो यहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है उदारवादियों के लिए कि वह तब फिर कैसे देशभक्ति को निभा पाएंगे। एक तरफ तो वह ब्रिटिश सरकार को रखना चाहती है और ब्रिटिश सरकार भारतीयों का शोषण कर रही है, तो उसकी देशभक्ति वहाँ खत्म हो जाती है। उसकी राजभक्ति को भी रखना चाहते हैं, यानी दोनों परस्पर विरोधी चीज हैं और वो दोनों को लेकर चले, यही उसकी असफलता का कारण रही। उनकी देशभक्ति एवं राजभक्ति का मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक रह गई, दोनों मेल हो गया, दोनों को चाहते थे वो देशभक्ति भी करेंगे और ब्रिटेन के सरकार को भी यहाँ बने रहने देंगे, यानी राजभक्ति भी करेंगे। इसके कारण उसकी देशभक्ति क्या हो गई, आंशिक रह गई, ज़्यादा बड़ी देशभक्ति नहीं कर पाए वो, उनके साधन भी प्रभावशाली न थे, अतः वे अपने उद्देश्य में क्या रहे, विफल रहे। इसके साथ ही हम लोग ये देखते हैं कि उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता कि अंग्रेज भारत का न्याय करेंगे में पूरा आस्था रखते थे एवं उनके शासन को भारत के लिए हितकर मानते थे। जैसे अंग्रेज खुद ही कहते थे, हम लोग यहाँ शासन करने के लिए नहीं आए, हमारे ऊपर व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी है, जिस यानी जितने भी गोरे लोग हैं वो काले लोगों को सभ्य बनाने आए हैं, हम आपको सभ्य बनाएंगे, आपको शासन करने नहीं आए हैं। तो इन्हीं बातों से मिलता जुलता इन लोगों का भी सोच था उदारवादियों का कि अंग्रेजों की न्यायप्रियता, अंग्रेज न्यायप्रिय लोग हैं, भारतीयों के साथ न्याय करेंगे, इसीलिए उसके प्रति आस्था रखते थे और भारत में अंग्रेजी शासन को भारत के लिए लाभदायी हितकर मानते थे। ये भारत में अंग्रेजी शासन को भारत के लिए अच्छा मानते थे, ये लोग स्वर्णिम अवसर समझते थे कि अंग्रेज आए हैं अब हम लोग का भला होगा, भारत का भला होगा, ऐसा सोचते थे उदारवादी। वे भूल गए थे कि अंग्रेज अपने राष्ट्र हितों को ही प्राथमिकता देते हैं, कि अंग्रेज सबसे पहले ब्रिटेन का कल्याण करेंगे न कि भारत का। अपने देश के हितों के अनुसार यहाँ के सारी नीतियों को वो निर्धारित करते थे, इस बात को उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। प्रार्थना याचना के बाद भी इन उदारवादियों की मांग पर सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। ये लोग जो भी डिमांड करते थे प्रार्थना और याचना के माध्यम से, तो सरकार ने इस पर विशेष ध्यान भी नहीं दिया। संभवतः गोखले को छोड़कर कांग्रेस के नरम नेताओं में स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत बलिदान करने और आपत्तियां सहन करने को कोई तैयार नहीं थे। अगर उदारवादियों में देखा जाए तो गोखले एकमात्र व्यक्ति थे जो कहते थे कि थोड़ा हमें संघर्ष करना होगा, व्यक्तिगत बलिदान दिखाना होगा और हमें जो समस्याएं आएगी उसके लिए भी तैयार रहना होगा। यानी एक तरह से गांधी जी के जो ये गुरु माने जाते हैं गोखले, तो इनमें गांधी जी का जो हम लोग आंदोलन का तरीका देखेंगे आगे, लगभग उन्हीं चीज़ों को इन्होंने उसमें रखा था और ये एकमात्र उदारवादी थे जिन्होंने इस प्रकार की बातें की थी। इस प्रकार उदारवादी अपने रणनीति में विफल रहे। वास्तविकता तो यह थी कि अंग्रेज दबाव और शक्ति की भाषा समझते थे, प्रार्थना की नहीं। बिल्कुल अंग्रेज पर चाहिए प्रेशर, और वो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, प्रार्थना कर रहे थे, उस पर दबाव बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये लोग प्रार्थना से करते, जिसको कहते हैं हम लोग लात का भूत बात से नहीं मानता था। अंग्रेज थे लात वाले भूत, उनको लात चाहिए था, जिसे कि बाद में हमारे क्रांतिकारियों ने और अन्य नेताओं ने दिया, तब उसको भाषा समझ में आया और फिर अंततः भारत आज़ाद हो गया। लेकिन ये लोग चाहते थे कि अंग्रेज बहुत न्यायप्रिय लोग हैं, उससे प्रार्थना करेंगे, विनम्रता करेंगे और जो जो मांगेंगे वो लोग हम लोग को पूरा करते जाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण इसकी अधिकतर मांगें विफल रही और उदारवादी एक तरह से उनका आंदोलन जो था अच्छा सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग ये भी समझेंगे वह दौर था, आरंभिक समय था, उदारवादियों की भी कुछ सीमाएं थी, उसमें भारत में वैसी परिस्थिति भी नहीं बन पाई थी कि
कि उस समय आज़ादी का आंदोलन चलाया जा सके, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद उस दौर में उस तरह का नहीं पनप पाया था। अब देखते हैं उदारवादी परिस्थितियों के अनुसार जिस प्रकार परिस्थिति थी अपनी रणनीतियों में परिवर्तन नहीं कर सके, जिस कारण युवा पीढ़ी का समर्थन न मिलने के कारण यह दौर अधिक सफल नहीं रहा। यानी इनसे युवा वर्ग जुड़ नहीं पाए, क्योंकि ये अपनी रणनीति में समय के अनुसार लोगों के डिमांड के अनुसार परिवर्तन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए यह सफल नहीं रहा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, और कल हम लोग देखेंगे अगले क्लास में उदारवादी का जो चरण है 1885 से 1905 तक। कल हम लोग देखेंगे 1905 से लेकर जो अगला चरण है उग्रवादियों का, उसे हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू वेरी वेरी मच।